वालेकुम। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की। अब एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है क्या और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब हमें पता है कि सिंपल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज़्म है उसमें एक मसल फाइबर के ऊपर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो रहा होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि अब मसल फाइबर जो है वो काफ़ी बड़ा सारा होता है जिसके अंदर ढेर सारे जो हैं वो मायोफाइब्रल्स होते हैं। अब एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम पूरे मसल फाइबर के अंदर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास जो है वो टी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स जो है वो बड़ा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर है। बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली सिंपल सी सार्कोलेमा की ही कंटिन्यूएशन आप देख लें कि ये सार्कोलेमा आ रहा है, सार्कोलेमा के साथ ही एक छोटी सी ट्यूब जो है वो नीचे डीप टू द मायोफाइब्रल्स जा रही है। ठीक है, और ये देखिए इतने सारे मायोफाइब्रल्स हैं जो कि सारे मिलकर एक मसल फाइबर बनाएंगे। ठीक है, तो ये डीप उन तक जाती है और फिर क्या होता है कि ये जो ट्यूब्यूल होती है, टी ट्यूब्यूल जो है, इसके विसिनिटी में ये बेसिकली टी ट्यूब्यूल जो है ये डीप मसल फाइब्रल्स जो होते हैं, मायोफाइब्रल्स जो होते हैं, उनके पास एक्शन पोटेंशियल लेके जा रही होती है। ठीक है, और साथ ही क्या होता है कि ये इधर से ना इन साथ इसके जो इंटरकनेक्टेड इसके साथ जो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उनको भी ये जो है एक तरह से स्टिमुलेट कर देती है कि वो कैल्शियम रिलीज़ करें इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, और जब कैल्शियम रिलीज़ होता है तो वो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन का बायस बनता है। ठीक है, अब हम ज़रा बुक की लैंग्वेज में भी देख लेते हैं कि बुक हमें जो है वो किस तरह से समझा रही है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, figure 7.5 shows that myofibrils surrounded by T-tubule sarcoplasmic reticulum system. The T-tubules are very small and run transverse to the myofibrils. ये बात हमने देख ली। They begin at the cell membrane and penetrate at the all the way from one side of the muscle fiber to the opposite side. Not shown in the figure is the fact that these tubules branch among themselves so that they form entire planes of T-tubules interlacing among all the separate myofibrils. ठीक है, तो इनका टी ट्यूब्यूल्स का एक बड़ा सा नेटवर्क होता है। ठीक है, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। Also, where the T tubules originate from the cell membrane, they are open to the exterior of the muscle fiber. ठीक है, therefore they communicate with the extracellular fluid surrounding the muscle fiber and they themselves contain extracellular fluid in their lumens. ठीक है, उनके lumen में extracellular fluid भी होता है। मतलब सिंपल जो है ये continuation है cell membrane की। In other words, the T tubules are actually internal extensions of cell membrane. वही बात हो गई। Therefore, when the action potential spreads over a muscle fiber membrane, a potential change also spreads a potential change also spreads along the T tubule to the deep interior of the muscle. ठीक है, यही हम चाहते थे। The electrical current surrounding these T tubules then elicits the muscle contraction. ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल करंट जो है जो कि टी ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग है वो जो है वो क्या कर देगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन को एलिसिट करेगा यानी इनिशिएट कर देगा। ठीक है, फिगर 7.5 शोज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन येलो। ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। ठीक हो गया। This is composed of two major parts. One, the large chambers called terminal cisternae and that abut the T tubules, and the second one is longitudinal tubules that surround all surfaces of the actual contracting myofibrils. अच्छा जी, अब एक और हम डायग्राम देख लेते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल है। ठीक है, होता क्या है कि जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आया है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे आया है, इस टी ट्यूब्यूल के थ्रू एक्शन पोटेंशियल नीचे आया। अब इस टी ट्यूब्यूल के साथ जो है यहाँ पे ये हमारे पास है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इधर से अटैच हुई होती है। ठीक है, हमारी टी ट्यूब्यूल के साथ जब टी ट्यूब्यूल के थ्रू एक्शन पोटेंशियल डिलीवर हो रहा होगा तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट्स होंगे। वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज़ कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो इन लार्ज अमाउंट्स रिलीज़ होगा कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक दिस वन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
ठीक है, और उसके बाद वो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को एलिसिट करेगा। अब क्या होगा कि लार्ज अमाउंट में कैल्शियम रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन वो वेस्ट नहीं होगा। आफ्टर अंडरगोइंग द रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्शन जो कैल्शियम है वो वापस उसका जो है कहाँ पे चला जाएगा, वो वापस जाके स्टोर हो जाएगा हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास स्पेशल कैल्शियम पंप्स हैं जो कि कैल्शियम को अगेंस्ट द कंसनट्रेशन वापस अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और हमें पता ये भी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हम एक कैल्सीक्वेस्ट्रिन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है कैल्शियम को इकट्ठे कर रहा है। ठीक है, तो कैल्सीक्वेस्ट्रिन जो है दैट कैन बाइंड अप टू 40 टाइम्स मोर कैल्शियम। तो मतलब उसकी जो एफिनिटी टू बाइंड विद कैल्शियम है वो 40 टाइम्स ज़्यादा है टू एनी अदर नॉर्मल प्रोटीन। ठीक है, थैंक यू।